हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। मैंने कहा ठीक है, चलिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल कर देते हैं। यहां पे अगर हम एलएचएस को उठाए तो बच्चा जानता है सर इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। मैंने कहा इसे भी कुछ नहीं कहेंगे तो ये होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब बच्चे ने कहा सर इसका क्या होगा। मैंने कहा cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। बच्चा जानता है सर जी वो क्या हो जाता है cos ऑफ, अगर कभी भी आपको ऐसा दिया हो ना a प्लस बी तो इसे हम क्या लिखते थे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये हर कोई जानता है, जब भी यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस आता था, ये बात को भूलना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा कॉस डेल्टा माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा, यहाँ पे साइन गामा साइन डेल्टा। तो यहाँ पे मैंने cos a प्लस बी का फॉर्मूला सब जगह लगा दिया। अब तो बच्चे को आंसर दिख भी जाता है कि सर जी यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिखा है, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन साथ में एक कॉमन चीज लिखी हुई है। कौन सी वाली, साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा। बच्चे ने कहा यहाँ पे सर ये माइनस में है। मैंने कहा सही बात है, माइनस प्लस कटता भी है। अगर मैं यहाँ पे साइन डेल्टा मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कॉलम 1 में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करूं तो क्या होगा। देखो यहाँ साइन अल्फा साइन डेल्टा, इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस माइनस में कट हो जाएंगे। यहाँ पे भी साइन बीटा साइन डेल्टा इसके साथ कट हो जाएंगे। यहाँ पे भी साइन गामा साइन डेल्टा इसके साथ कट हो जाएंगे। तो कुछ हमें इस तरह से दिखेगा। देखो ये साइन अल्फा, यहाँ साइन बीटा, यहाँ साइन गामा। मैंने क्या किया, कॉलम, ये है कॉलम 3, उसके अंदर क्या किया, कॉलम 3 के अंदर मैंने ये कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, साइन डेल्टा से, और बाद में यहाँ ऐड किया, इनकी वजह से ये टर्म क्या हो गई, कट हो गई। क्या हो गई, कट हो गई। तभी बच्चे ने ध्यान से देखा सर यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। मैंने कहा सही बात है। साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज थी कॉस डेल्टा, और ये सारी चीजें प्लस में थी। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर मैं कॉस डेल्टा अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दूं और साथ में माइनस भी लगा दूं और फिर यहाँ पे भेजूं तो क्या होगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस अल्फा कॉस डेल्टा है वो भी माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, कॉलम 3 के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस, ठीक है माइनस लगा रहे हैं इसलिए माइनस कर रहा हूं, क्या होगा, कॉस डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, कॉलम 2 को, और फिर यहाँ पे जोड़ देना है, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जोड़ देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस प्लस सारी चीजें कट हो जाएगी। तो ये वाली कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो एज इट इज, पर ये करने पर यहाँ पे क्या बचेगा, ये सारी चीजें कट हो गई, ये भी कट हो गई, तो बचा क्या, 0 0 0। अब हर कोई जानता है कि अगर किसी भी कॉलम की या रो के तीनों एलिमेंट अगर 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो विच इज आरएचएस। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हो। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी इसे हमें सॉल्व करना है। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे तो 1/x आ गया, 1/y आ गया। मैंने कहा डरते क्यों भाई, इसे भी हम सॉल्व करना जानते हैं, हमने 10th में ही सीखा था। 1/x 1/y आए तो इसे कुछ दूसरे वेरिएबल का नाम दे देंगे और बाद में इसे सॉल्व कर देंगे। बच्चे ने कहा सर यानी इसमें हम u v नाम दे देते वही है। मैंने कहा हाँ कुछ भी नाम दे सकते हो आप, p q कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं सपोज मान लूँ कि लेट ये 1/x कोई वेरिएबल p है, 1/y कोई वेरिएबल q है, 1/z कोई वेरिएबल r है, और फिर इसे रीराइट करके लिखूँ और सॉल्व करूँ तो भी मुझे आंसर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बाद में मैं यहाँ पे वैल्यू उसकी लिख दूंगा। बच्चे ने कहा सर यही करना है, ये तो 10th में करते थे। मैंने कहा हाँ सही बात है, वही तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे अगर इसे 2 × 1/x लिखा है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × देखो 1/x को हम क्या बुला सकते हैं, p बुला सकते हैं, प्लस 3 × देखो 1/y को हम क्या बुला सकते हैं, q बुला सकते हैं, प्लस यहाँ पे 10 × देखो लिखा क्या है 1/z का मतलब होता है r, इक्वल टू दिया है 4। कुछ तो सोच में पड़ जाते हैं सर आपने यहाँ पे इसे 1/x क्यों बोला। मैंने कहा देखो 2 को 2 × 1 बुला सकते हैं, 2 × 1 बुला सकते हैं, तो 2 एज इट इज 1/x को मैंने बुला लिया p,
ठीक है, इस तरह से किया है। अब जैसे ही ऐसा अच्छा इक्वेशन बनेगा उसके बाद हम चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि वो बुक में दी है एनसीईआरटी में और वही पूछी जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2p + 3q + 10r = 4 आ गया। तो सेम ये बच्चा समझ गया सर जी यहाँ पे 4 इंटू क्या आ जाएगा p, क्यों लिखा है 1/x जिसे p बुलाते हैं, -6 इंटू क्या आ जाएगा 1/y को बुलाते हैं हम q। सेम वे 5 इंटू क्या आ जाएगा, मैंने कहा 1/z को हम बुलाते हैं r = दिया है 1। सेम वे देखो यहाँ 6 इंटू 1/x को क्या बुला लेंगे p, प्लस 9 इंटू देखो यहाँ पे आप खुद भी बोल सकते हो साथ में q आएगा, -20 इंटू 1/z को हम बुला सकते हैं r = दिया है 2। अब हमें इक्वेशन मिल गया। पहला काम करना होता है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का, मतलब कि ax = b फॉर्म में लिखने का। ए क्या मतलब हर कोई जानता है हमारा ये होता है मैट्रिक्स कौन सा वाला, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट यहाँ में दिख रहे हैं 2 4 6, यहाँ पे 3 -6 9, यहाँ पे होता है 10 5 and -20 दिया है। मैंने कहा ठीक है। x की बात करें तो ये कौन सा वाला मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल का मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमें वेरिएबल दिख रहे हैं p q and r। मैंने कहा भाई इक्वल टू दिया है b, और b हमें पता है कि ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है जो RHS में लिखे होते हैं 4 1 and 2। अब इसके बाद जैसे ही ax = b कर देना, हम तुरंत हमारा पहला काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का, डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढने का, क्योंकि इसी पर से पता चलता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करें ना, तो अगर मैं यहाँ इस पहली रो से सॉल्व करना चाहूँ तो 2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे -3 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे +10 ब्रैकेट, इस तरह से लगा सकता हूँ। बच्चे ने कहा सर 2 के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसकी रो एंड कॉलम को रिमूव कर दो। मैंने कहा सही बात है, चलो यहाँ पे कॉलम को एंड रो को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली चीज़ बचेगी। तो क्या होगा 26 हो जाता है 120, माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, -9 5 क्या हो जाता है 45। मैंने कहा अब इसके लिए अगर ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बिकम -80, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30। देखो कैलकुलेशन में ही ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको लगता है आसान समय, लेकिन कैलकुलेशन करते समय ही गलती हो जाती है और फिर सोच में पड़ जाते हो सर हमें क्यों मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो यही बात पे ध्यान रखना। अब मैंने कहा 10 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 4 36, माइनस मैंने कहा देखो 6 इंटू -6 इज -36, तो -36 यहाँ रखोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बच्चा समझ गया सर 120 में से 45 निकालोगे तो 75, 75 2 से क्या हो जाता है 150। मैंने कहा देखो यहाँ पे इसका आंसर होता है क्या है, इसका आंसर होता है -110, और उसका माइनस में बाहर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 110 3 क्या होता है 330, मतलब 110 3। ठीक है, अच्छा बच्चे ने कहा सर ये 36 + 36 72 10 हो जाता है 720। मैंने कहा सही बात है। अब देखो अगर इसका एडिशन करने जाओगे ना तो ये 0 0 0 तो 0 ही होगा। 5 + 3 8, 8 + 2 हो जाता है 10, 1 कैरी, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 3 क्या हो जाता है 5, 5 + 7 हो जाता है 12। तो ये आंसर आया 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है, मतलब सॉल्यूशन तो मिलेगा, वो भी कैसा यूनिक वाला। और हर कोई जानता है सॉल्यूशन ढूंढने का बहुत आसान तरीका है। हम जानते हैं x = हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू बी। बच्चे ने कहा सर बी तो पता है लेकिन ए इनवर्स कैसे ढूंढेंगे। मैंने कहा सिंपल सी बात है यार, ए इनवर्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चे ने फिर सवाल कर लिया सर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ढूंढेंगे। मैंने कहा भूल कैसे गए, पूरी एक्सरसाइज करवाइए, बहुत आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें ना तो वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बच्चे ने आइडिया लगा लिया सर यानी यहाँ हमें कोफैक्टर ढूंढने। मैंने कहा सही बात है, सारे कोफैक्टर ढूंढने लगते हैं। चलिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दिया है ना इसके कोफैक्टर ढूंढने हैं, तो चलिए यहाँ लिखना मैं चालू कर देता हूँ कि भाई C11 C12 C13, सेम वे C21 C22 C23, फिर C31 C32 C33। मैंने कहा देखो यहाँ पे पहले साइन लगा लेते प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर आ जाता है माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाता है प्लस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस। अब अगर कोफैक्टर ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा, पहले एलिमेंट के लिए क्या होगा, इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 120 - 9 5 45, ठीक है, 120 - 45 हो जाता है 75। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 75।
सेम वे दूसरे एलिमेंट के लिए क्या होगा, मैंने कहा 3 के लिए अगर रो एंड कॉलम रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -80 -30 क्या हो जाता है -110, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 110। मैंने कहा इस तीसरे एलिमेंट के लिए 10 के लिए ट्राई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 9 4 36, यहाँ 6 इंटू -6 इज -36, तो यहाँ पे 36 माइनस माइनस प्लस 36 इज बिकम 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। उसके बाद यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए ट्राई करेंगे तो क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ मिलेगा हमें 3 10 9 एंड -20, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका आंसर -60 -90 -60 एंड -90 हमें मिलके क्या देते हैं, -60 एंड -90 हमें देगा -150, तो माइनस माइनस हो जाएगा +150। फिर मैंने कहा अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बाकी के एलिमेंट बचे 2 10 6 एंड -20, तो क्या होगा, इसका आंसर -40 -60 -40 -60 इज -100, ठीक है, -100, तो यहाँ पे आंसर आएगा -100, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इस 5 के लिए कोशिश करेंगे तो देखो रो एंड कॉलम रिमूव करने पर 2 3 6 एंड 9 बचेगा, तो क्या होगा, 9 2 क्या हो जाता है 18 -6 3 18, तो आंसर आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, -0 भी 0 ही होता है, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान से लाइव होके देखना। फिर मैंने कहा अगर तीसरी रो के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 के लिए क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव करने पर 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 60, देखो 15 + 60 हो जाता है 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। सेम वे अगर मैं 9 के लिए सॉल्व करूं तो क्या होगा, यहाँ पे रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ पे 10 -40, देखो 5 2 10 -40 क्या हो जाता है, -30 हो जाता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। सेम वे लास्ट एलिमेंट के लिए अगर मैं रो एंड कॉलम रिमूव करूं तो ये -12 देखो -12 इज -24, तो यहाँ पे -24 प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ एडजॉइंट लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, जरा देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो यहाँ कोफैक्टर लिखे हैं, लिख लेते हैं 75, उसके बाद है 110, उसके बाद है 72, उसके बाद 150, यहाँ पे -100, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 75 30 एंड -24। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 75 110, यहाँ पे 72, फिर ये 150 -100 0, फिर 75 30 -24, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ए इनवर्स की। हम जानते हैं ए इनवर्स का मतलब होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। मैंने कहा देखो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, 1 2 0 0, जो हमने यहाँ पे ढूंढा हुआ था। साथ में मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो लिख लेते हैं 75, उसके बाद 150 75, यहाँ पे है 110, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे -100, यहाँ पे है 30, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 72 0 -24। मैंने कहा देखो अब हमें यहाँ पे इंटू बी करना है, तो बी की बात करें तो वो हमारे पास यहीं पे था, ये बी हमने लिखा हुआ है 4 1 एंड 2। मैंने कहा देखो 4 1 एंड 2 1/1200। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट करने जाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 75 4 क्या हो जाता है, हर कोई जानता है ये हो जाता है 300। मैंने कहा 150 1 हो जाता है 150, और यहाँ पे 75 2 हो जाता है 150। फिर क्या होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 440, यहाँ पे -100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +60। सेम वे अगर इनका प्रोडक्ट इनसे करेंगे तो 72 4 क्या हो जाएगा, हर कोई समझ गया, 7 4 क्या हो जाता है 28, 2 4 8, मतलब ये हो जाएगा 288। फिर इनका आंसर तो 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे 24 2 हो जाता है 48। अब मैंने कहा यहाँ पे आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 1200, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 600। यहाँ पे अगर इनको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ 440 था, ठीक है, उसमें अगर 60 ऐड कर दूँ ना तो 440 + 60 इज 500, -100 इज एक्चुअली 400। सेम वे अगर यहाँ इसमें माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 240। इसे अगर यहाँ सबके डिवाइड में भेजूँ तो यहाँ पे देखो एक्चुअली लिखा हुआ था x, जिसका मतलब क्या होता है p
Q एंड R इक्वल टू क्या आंसर आएगा, मैंने कहा देखो यहाँ अगर ये डिवाइड में जाएगा तो एक का आंसर 1/2, ठीक है, एक का आंसर 1/2, फिर यहाँ पे आंसर आएगा 1/3 और यहाँ पे आंसर आएगा 1/5। तो बच्चा समझ गया सर जी, यानी कि P इक्वल टू 1/2, मैंने कहा सही बात है, P इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/3, मैंने कहा सही बात है, एंड R इक्वल टू 1/5, मैंने कहा सही बात है, R इक्वल टू 1/5, ठीक है। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा 245 जा, ये होता है सेम वे 403 जा एंड 602 जा, इसलिए ये आंसर आया। बच्चा जानता है सर P की वैल्यू क्या थी, 1/x, Q की वैल्यू क्या थी 1/y, सेम वे R की वैल्यू थी 1/z। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि P Q R नहीं ढूंढना था, हमें ढूंढना था x y and z, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल टू 2, यहाँ पे y इक्वल टू हमें पता चल जाएगा 3 एंड यहाँ पे z इक्वल टू हमें मिलेगा 5। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और शांति से सॉल्व करना है ताकि कहीं भी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा दिया होता है। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ ऑप्शन दिए होंगे, देखो ऑप्शन दिए 0, 1x एंड 2x टिल 2x, यानी 4 ऑप्शन दिया है, मैं उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने। क्वेश्चन दिया है इफ A B C are in AP देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज ब्लैंक, यानी उन्होंने कहा है इधर डिटर्मिनेंट के आंसर क्या होगा। एक कंडीशन दी है उन्होंने बहुत ही बढ़िया वाली, देखो क्या दिया हुआ है, A B एंड C क्या दिए है, AP में दिया है। बच्चा जानता है सर AP का मतलब होता है यहाँ डिफरेंस हमेशा कॉमन होगा, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के डिफरेंस सेम होगा, मतलब कि अगर आप B माइनस A करो तो वो हमेशा C माइनस बी के बराबर ही होता है। मैंने कहा सही बात है, ठीक है। अच्छा ये माइनस बी इस तरफ आया तो प्लस हो जाएगा तो B प्लस बी 2B, और माइनस ए उस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा तो A प्लस सी हो जाएगा। तो हमें एक बढ़िया बात सीखने को मिली, 2B इक्वल टू A प्लस सी। ये बात वैसे हम जानते भी थे लेकिन किसी को ना पता हो तो अभी मैंने बता दी कि भाई 2B इक्वल टू होता है A प्लस सी, यानी कि ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ A एंड C। मैंने कहा ध्यान से देखो यहाँ पे 2B दिया है, मतलब यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो चलिए रखने की कोशिश करते हैं। बाकी की चीजें एज इट इज, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, यहाँ x प्लस 2a। देखो अब ध्यान रखना है, x प्लस 2b की वैल्यू थी हमारे पास a प्लस c, यहाँ पे x प्लस 2c। बच्चे ने कहा सर इससे क्या फायदा होगा, मैंने कहा देखो यहाँ 2a, यहाँ a, यहाँ c, यहाँ 2c, मतलब कनेक्शन बन गया। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले कनेक्शन नहीं बन रहा था, x का कनेक्शन तो था ही, माइनस करने पर उड़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे माइनस करने पर यहाँ भी कुछ ना कुछ कनेक्शन अब बनेगा। अच्छा तो यहाँ पे अगर हम चाहे ना तो एक काम कर सकते हैं, रो 1 के अंदर रो 1 माइनस रो 2। बच्चे ने कहा सही बात है, अब माइनस कर सकते हैं। मैंने कहा सेम वे यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, रो 3 के अंदर रो 3 माइनस रो 2, इन्हीं के साथ खेलेंगे क्योंकि इसके पास दोनों वेरिएबल है, यानी दोनों चीजें हैं। हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये नंबर ही होते हैं वैसे, ठीक है। अब अगर क्या होगा, देखो r1 माइनस r2, मतलब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा, x माइनस x कैंसिल, 2 माइनस 3 इज -1, देखो x माइनस x कैंसिल, 3 माइनस 4 इज -1, x माइनस x कैंसिल, 2a माइनस a इज a, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस c, क्या आ जाएगा माइनस c। क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ दोनों के पास लगता है। सेम वे r3 माइनस r2, देखो x माइनस x कैंसिल हो जाता है तो क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 3 1, x माइनस x कैंसिल, 5 माइनस 4 हो जाता है 1, x माइनस x कैंसिल, 2c माइनस c क्या हो जाता है 2c माइनस c ओनली, और यहाँ पे माइनस a। मैंने कहा भाई बच्चा लोग दूसरी रो में आपने कुछ नहीं किया तो उसे लिख लेते हैं x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a प्लस c। अब मैंने कहा देखो ध्यान से देखो ना, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जोड़ने पर डायरेक्टली 0 बन रहा है, तो किसी भी एक जगह हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको यहाँ रो 1 में ही जोड़ देता हूँ, तो जोड़ने पर क्या होगा, देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे c माइनस a प्लस a, सब कुछ कट होके क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ 1, यहाँ पे x प्लस a प्लस c, यहाँ पे है c माइनस a। बच्चा तो खुश हो गया सर, यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट 0। मैंने कहा सही बात है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 0, क्या होगा 0, मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट
आंसर। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट आंसर, मतलब यहां भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर देन इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ब्लैंक। यहां पे कहा है कि भाई एक्स वाई जेड कोई रियल नंबर है और इसका इनवर्स हमें ढूंढना है, और यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड टी। मैंने कहा ठीक है भाई, इनवर्स ढूंढना तो बहुत आसान बात है, हर कोई जानता है पहला काम हमें करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढने का। अगर मैं यहाँ इसको पहली रो से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, x यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इंटू जेड माइनस जीरो। बाकी के जीरो एलिमेंट के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो x इसके पास मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी उन्होंने इनवर्स ढूंढने को कहा है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी ए इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट लिखा नहीं है। तो ये हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, x इंटू वाई इंटू जेड। उसके बाद हमारा पहला काम होता था एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने का। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें सबके कोफैक्टर चाहिए होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है C11 C12 C13 C21 C22 C23, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी C31 C32 C33 की। अब हर कोई जानता है साइन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस एंड यहाँ पे प्लस आती है। अब अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए अगर यहाँ पे कॉलम एंड रो रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाई जेड माइनस जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। उसके बाद मैंने कहा देखो इसके लिए सॉल्व करेंगे जीरो के लिए, तो क्या होगा, इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर ये एलिमेंट बचेंगे जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो माइनस जीरो हो जाता है जीरो। सेम वे यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जीरो माइनस जीरो इज एक्चुअली जीरो। सेम वे अगर इस एलिमेंट के लिए रो एंड कॉलम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो इज एक्चुअली जीरो। सेम वे अगर y के लिए सॉल्व करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे इसकी रो एंड कॉलम रिमूव करने पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स जेड माइनस जीरो इज एक्चुअली एक्स जेड। अब अगर 2 3 मतलब इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव करने पर यहाँ पे जीरो माइनस जीरो इज एक्चुअली जीरो। अब C31 मतलब यहाँ पे इसका कोफैक्टर ढूंढने के लिए क्या होगा, जीरो माइनस जीरो इज एक्चुअली जीरो। अब इसके लिए रो एंड कॉलम रिमूव करने पर जो एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो जीरो माइनस जीरो इज एक्चुअली जीरो। C33 मतलब इसके लिए ट्राई करेंगे तो क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव करने पर एक्स वाई माइनस जीरो इज एक्चुअली एक्स वाई। हमें सारे कोफैक्टर मिल गए। मैंने कहा अच्छी बात है, यहाँ पे हम उस पर से एडजॉइंट आराम से ढूंढ सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने कहा ठीक है चलिए कोफैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे है वाई जेड, उसके बाद ये है जीरो जीरो, उसके बाद है जीरो, यहाँ दिया है एक्स जेड, यहाँ जीरो जीरो जीरो, और यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई। मैंने कहा ट्रांसपोज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें दिख रहा है, ठीक है, उसमें ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिख लेते हैं फिर भी कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। यहाँ पे आएगा वाई जेड, यहाँ पे आएगा एक्स जेड, और यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे बाकी की जगह जीरो 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 जीरो। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, जिसका मतलब होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो था एक्स वाई जेड, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है वाई जेड जीरो जीरो, यहाँ जीरो, एक्स जेड जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो एंड एक्स वाई। देखो इसे अगर मैं डिवाइड में भेजूँ ना सबके पास तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। देखो जब इसके पास डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, वाई जेड कट हो जाएंगे तो बचेगा 1 अपॉन एक्स, बाकी की जगह तो जीरो है, वहाँ तो कभी कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स जेड के पास जाएगा तो एक्स एंड जेड कट जाएगा तो 1 अपॉन वाई, और जब ये यहाँ जाएगा तो एक्स एंड वाई कट हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन जेड, और यहाँ पे जीरो। मैंने कहा देखो इसको अगर अच्छे से लिखे ना तो कुछ इस तरह से हम बुला सकते हैं कि भाई 1 अपॉन एक्स का मतलब हो जाता है एक्स की पावर -1, इसका मतलब हो जाता है वाई की पावर -1, और यहाँ पे जेड की पावर -1। अब बच्चे को आंसर तो तुरंत दिख ही गया होगा कि भाई ये वाला आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हो। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट आंसर, मतलब ये भी एमसीक्यू दिए हुए हैं। देखो लेट दिस मैट्रिक्स ए वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to 2 पॉइंट, देन यहाँ पे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, 2 to 4, 2 to 4 इन अ क्लोज ब्रैकेट। मैंने कहा ठीक है चलिए ट्राई करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट आता क्या है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे ना तो पहले इसे अच्छे से लिख लेते हैं। 1 यहाँ दिया है माइनस साइन थीटा -1, यहाँ पे है साइन
थीटा, यहाँ पे है 1, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ पे है 1 साइन थीटा एंड 1। अब जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं पहली रो से ही सॉल्व कर रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पे 1, फिर ब्रैकेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर 1 के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा, रो एंड कॉलम रिमूव होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 इसके पास जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। मैंने कहा देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, मतलब 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ तो 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। मैंने कहा सही बात है, तो इसे जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं। 1 + 1 हो जाता है 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमें मिली। बच्चे ने कहा सर ऑप्शन में ऐसा कुछ तो है ही नहीं। मैंने कहा देखो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हर कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू देखो, हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती थी, लेकिन स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आता है, मतलब उसका आंसर 0 या उससे बड़ा ही होता है। लेकिन हमें एक बात पता है, 1 या उससे छोटा होता है, 1 या उससे छोटा होता है। क्यों, साइन की आंसर मैक्सिमम 1 निकलती थी, तो उसका स्क्वायर भी 1 ही हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और मिनिमम की बात करें तो -1 तक जाती थी साइन की वैल्यू, लेकिन स्क्वायर दिया है ना, इसलिए 0 ही आ सकता है। मिनिमम उसका आंसर उससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा आंसर देता है। बच्चे ने कहा सर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है। मैंने कहा दोनों हम हर जगह 2 मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ 0 × 2 इज 0 ओनली। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा <= 2। देखो यहाँ +2 दिया हुआ है, तो मैं हर जगह 2 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2 = 2 <= यहाँ पे 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा <= यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 4। तो ये क्या है, एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज > 2 <= 4। इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 इन अ क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ = की साइन भी है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। थैंक यू।